मेरे घर से निकल जाओ। तुम जैसी घरेलू लड़की इस तरह के घर के वाकई काबिल नहीं हो। ऐसा चमक दमक वाला जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। क्या ये घर सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं है? इसे मैंने ही तो बनाया है ना? मुंह सिकोड़ते हुए मैंने कहा, कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? मेरे पैसों के बिना तुम कर ही क्या सकती थी? निरुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया। देती भी कैसे? पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की से करा दी थी। ना कोई ग्लैमर है, ना कोई फिगर, अपना ख्याल भी नहीं रखती। बच्चे होने के बाद तो वो एक बोड़ी जैसी हो गई है। कितनी भी महंगी साड़ी या कपड़े दे दो, उस पर बिल्कुल नहीं जचता। कहीं साथ ले जाने में भी शर्म आती है, और अगर ना ले जाओ तो नाक में दम कर देती है। दोनों बच्चे भी उसके साथ सहज महसूस नहीं करते। मैं वॉशरूम में चला गया। दफ्तर से अभी अभी लौटा था। आज भी दफ्तर की पार्टी में जाने के वक्त वो कोई भारी भड़कम महंगी सी साड़ी पहनकर चली गई। कितनी अजीब लगती है वह। भारी शरीर, निकला हुआ पेट, सिर पर बाल भी ठीक से नहीं है। गाना बजते ही पेट मटकाकर नाचना शुरू कर देती है। कितना भद्दा लगता है वह सब। सब लोग हंस रहे थे। शर्म के मारे आदित्य और रिया भी वहां से उठकर चले गए थे। उसे वापस लाने को लेकर हमारी कहासुनी भी हुई थी। अंत में मैंने गुस्से में वही सब कह दिया था। मेरी उम्र 45 पार हो चुकी है, फिर भी सब मुझे एवरग्रीन बुलाते हैं। दफ्तर की नई लड़कियां आज भी किस तरह तिरछी नजरों से देखती हैं। हालांकि मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। अपने फिटनेस का पूरा ख्याल रखता हूँ। हमेशा स्मार्ट कपड़े पहनता हूँ। बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। देखने वाले कहते हैं कि वे बिल्कुल मेरे जैसे लगते हैं। कहीं जाने के लिए हमेशा देर करना, खाने में देर, सोने में देर, यही उसकी आदत है। कोई समय की पाबंदी नहीं। पूरे दिन बस घर पहुंचना, कपड़े धोना, यही सब करती रहती है। कितनी महंगी महंगी चीजें हैं यहाँ, सब कुछ परफेक्ट है, बस वह इस घर के साथ बिल्कुल नहीं जचती। मैंने सोचा हमेशा की तरह इस बार भी कुछ घंटे चुप रहने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वॉशरूम से बाहर निकला तो देखा कि वह अपना सामान लेकर खड़ी है। आदित्य और रिया भी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। कहाँ जा रही हो? तुमने ही तो कहा था चले जाने के लिए। मैं तुम लोगों के साथ मेल नहीं खाती। इस सवारे हुए घर के साथ मेरा कोई मेल नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो? जाओ, जाकर चाय बनाओ, सिर में दर्द हो रहा है। इस उम्र में तुम्हारी ये नौटंकी अच्छी नहीं लगती। जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं संजय, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ। मैं सचमुच जा रही हूँ, तुम्हारी इस परफेक्ट दुनिया को छोड़कर। जिस दिन तुम समझोगे कि तुम लोगों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में मैं ही इस घर से कितनी बेमेल हो गई थी, उस दिन अगर इच्छा हुई तो वापस लौट आऊंगी। मैं जा रही हूँ। यह कहकर निरुपमा चली गई। आखिर कहाँ जाती? अपने मायके ही उठकर जाएगी। 2 दिन भी नहीं बीतेंगे कि खुद ही फोन करके वापस आ जाएगी। रसोई में जाकर शेल से सामान निकाला और खुद ही चाय बनाई। इस रसोई को सजाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। सारे कैबिनेट्स आधुनिक है। देखते ही एक परफेक्ट एहसास होता है। रात का खाना सभी ने पार्टी में खा ही लिया था, इसलिए सब अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। सुबह अलार्म के साथ उठ गया। वॉशरूम में जाते ही नाक में एक गंदी सी बदबू आई। कल के सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे, निकालकर टोकरी में रख दिए। काम वाली बाई आएगी, वह धो देगी। थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद अखबार आया। घंटी बजी। दरवाजा खोलने गया तो ठोकर खाकर गिर पड़ा। कल के सारे जूते बिखरे पड़े थे। अखबार उठाया और सारे जूते रैक में रखे। अखबार पढ़ते हुए पहले चाय पीना और फिर नाश्ता करना मेरी आदत है। निरुपमा दोनों चीजें एक साथ देती है। कितना भी डांट लूं पर वह आदत से बाज नहीं आती। रसोई में कोई आवाज नहीं थी। जाकर देखा तो किचन खाली था। कल की चाय के सारे कप वैसे ही पड़े हुए थे। तब याद आया कि वह तो कल चली गई थी, लौटी नहीं है। अचानक गुस्सा आ गया। किस बात का घमंड दिखा रही है? ऐसा क्या है दिखाने जैसा? झूठे कप वहीं रखकर दूसरे कप में चाय बनाई। चाय पीने के बाद भूख लगी। रोज रोटी सब्जी खाता हूँ, आज तो है नहीं, इसलिए खाली पेट ही ऑफिस जाऊंगा, वहीं कुछ खा लूंगा। जाने से पहले रिया को बुलाकर कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, काम वाली बाई आए तो दरवाजा खोल देना और रसोई का काम और कपड़े धुआ लेना उससे। उसे खाना भी बनाकर जाने के लिए कह देना, तुम लोगों का नाश्ता भी। रिया ने बहुत चिढ़ते हुए कहा, तो ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? मैं क्या करूं? सोने दो मुझे। तो कौन करेगा? तुम्हारी माँ तो लौटी नहीं है।
फोन करके उन्हें वापस बुलाओ, मैं ये सब फालतू काम नहीं कर सकती। निरुपमा के मोबाइल पर रिंग की तो वह सोफे के पास ही बज उठा। मोबाइल साथ नहीं ले गई। उसका मोबाइल लेकर मैंने उसकी माँ के यहाँ फ़ोन किया। सासू जी ने कहा, हाँ नीरू बोल बेटी, आज इतनी सुबह? दामाद जी ऑफिस चले गए, इस वक्त तो तू रोज व्यस्त रहती है। माँ, मैं संजय बोल रहा हूँ, नीरू वह नहीं गई क्या? नहीं तो क्या हुआ, कहाँ है वो? मैंने फ़ोन काट दिया। सुबह का गुस्सा इस बार और बढ़ गया। मैं घर से निकल पड़ा, बहुत देर हो रही थी। ऑफिस पहुंचते ही आदित्य का फ़ोन आ गया। माँ लौटी नहीं क्या? आज मेरा एग्ज़ाम है, अभी निकलूँगा। नाश्ता पानी कुछ नहीं है, कुछ मिल भी नहीं रहा। तुम बड़े हो गए हो, खुद संभाल लोगे। काम वाली आ जाए तो उसे नाश्ता देने के लिए कहना, मैं ऑफिस में हूँ। मीटिंग में गया ही था कि तभी फिर से रिया का फ़ोन आ गया। पापा, रूना ने तो ऑमलेट जला दिया, हम क्या खाएंगे? और वह पूछ रही है कि और क्या काम करे, क्या बनाए, मैं उसे क्या बताऊं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। निरुपमा होती तो जोर से एक डांट लगा देता। खुद को शांत करते हुए कहा, फ्रिज में देखो क्या है, जो खाना है उसे बता दो, मुझे बार बार फोन मत करो, मीटिंग में हूं। फिर भी रिया बार बार फोन कर रही थी। काफी देर बाद मैंने फोन उठाया। पापा, रूना को समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए। वह कह रही है कि वह चली जाएगी। अगर वह चली गई तो खाना कौन बनाएगा? मुझे क्यों कह रही हो ये सब? मैं यहाँ से क्या बताऊं? इतनी बड़ी हो गई हो, माँ से कुछ सीखा क्यों नहीं? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? और मैं आपको ही तो कहूंगी, माँ को जाने के लिए भी तो आपने ही कहा था। उसने फोन रख दिया। बच्चों को मैंने कभी नहीं डांटा था, आज डांट दिया। उनकी अपनी माँ के साथ हमेशा खटपट लगी रहती थी, उन्हें मेरे पास ही अपनापन मिलता था। लेकिन आज ऑफिस से लौटने के बाद घर में आते ही मेरा पैर आदित्य के जूते पर पड़कर फिर से फिसल गया। कैसा लड़का है, कैसे फैला रखा है सब। सोफे पर बैठते ही शरीर पर गीलापन महसूस हुआ। सुबह जो तौलिया मैं छोड़ गया था वह अभी तक वहीं पड़ा था। क्या ये छोटी सी बात किसी की नजर में नहीं आई? अखबार भी बिखरा हुआ, कुछ मेज पर और कुछ सोफे पर पड़ा था। वॉशरूम में घुसते ही मैं लगभग गिरने ही वाला था। काम वाली बाई कपड़े धोकर साबुन का पानी वहीं छोड़ गई थी। इतने दिनों में कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वॉशरूम भी गीला रहता है। चाय बनाने गया तो देखा कि कल जिस रसोई को समेटा था वो आज पूरी तरह अस्त व्यस्त है। चीजें यहाँ वहां बिखरी है। चूल्हे पर दाल सब्जी का शोरबा गिरा हुआ है, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं मिल रहा है। रिया को आवाज दी तो उसने झींकते हुए कहा, पूरे दिन बहुत काम किया है, अब और नहीं हो पाएगा। रूना के साथ घूमते घूमते आज मुझे बाल धोने का समय भी नहीं मिला। आदित्य ने कहा, माँ तो और भी बहुत कुछ करती है, तूने किया ही क्या है? 2 दिन बीतते न बीतते सब जैसे चुप हो गए। घर कितना बुरा लग रहा था। बिस्तर की चादर तनी हुई नहीं रहती, सारे कपड़े इस्त्री किए हुए तय लगाकर नहीं मिलते। कहीं कपड़ा पड़ा है, कहीं गमछा, तो कहीं मग छुटा हुआ है। उधर गंदगी जमी है। बालकनी में धुले हुए कपड़े वैसे ही पड़े हैं, उनकी तय नहीं लगाई गई है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति तो बाथरूम और रसोई की होने लगी है। काम वाली बाई से कहो तो कहती है, एक साथ इतना सारा काम कैसे किया जा सकता है? कपड़े धोना, जूठे बर्तन साफ करना, घर पोंछना, खाना बनाना, इसके बाद और क्या क्या किया जा सकता है? और खाना तो अब खाया भी नहीं जा रहा। रोज सिर्फ शोरबे वाली मछली बनाकर चली जाती है। इधर निरुपमा के सभी रिश्तेदारों को फोन लगाया, वह कहीं नहीं है। अब मुझे चिंता होने लगी है। सचमुच अब निरुपमा की अहमियत समझ में आने लगी है। बच्चों के साथ हर समय चीख चिल्लाहट मची रहती है, आपस में झगड़ रहे हैं, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, धुल भी रहे हैं तो इस्त्री नहीं है, नाश्ता नहीं है, पूरा घर बिखरा हुआ है। बस इतने भर से ही हमारा जीवन चल रहा है। शाम के समय मैं टीवी देख रहा था, तभी घंटी बजी। मुझे लगा निरुपमा आ गई है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि उसे बिल्कुल भाव नहीं दूंगा। दरवाजा खोला तो देखा मेरे दफ्तर के सहकर्मी अजीज और उनकी पत्नी आए हैं। उनके अंदर आते ही मैं शर्मिंदा हो गया। पूरा ड्राइंग रूम बिखरा हुआ था। चाय के मग, किताबें, अखबार, गिरा हुआ फूलदान, सोफे के कुशन, सबका फैला हुआ जूता, सब मिलाकर एक अजीब सी खिचड़ी जैसी स्थिति थी।
अजीज की पत्नी रेशमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, ये क्या हालत है, दीदी नहीं है क्या? मैंने हकलाते हुए कहा, वह कहीं घूमने गई हैं, बैठो। तभी तो सोचूं इस सुंदर घर की ये हालत क्यों है। मैंने एक और लाइट जलाई तो पूरे घर के महंगे महंगे शोपीस, कांच के सेंटर टेबल और टीवी पर जमी धूल की एक मोटी परत चमक उठी। रेशमी थोड़ी मुस्कुराई और अजीज भी जैसे तैसे उन्हें केक के साथ चाय दी। सोचा था आज यही अड्डा जमेगा, दीदी के हाथ की बिरयानी खाकर जाएंगे, फिर कभी सही आज चलते हैं। मैंने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उनके जाते ही मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूरे घर पर नजर डाली, कहीं भी कोई सुंदर या करीने से रखी हुई चीज नजर नहीं आई। कितना बिखरा हुआ था सब, और हर चीज कितनी बेजान लग रही थी। कितनी अजीब बात है, इतने दिनों तक घर में घुसते ही ऐसा लगता था कि एक बड़े ऑफिसर का घर ऐसा ही होता है, दफ्तर की तरह ये भी हमेशा परफेक्ट रहता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस घर की खूबसूरती के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। अब इस दीवारों से घिरे कमरे में रखी चीजों के ढेर के सिवाय और कुछ नहीं लग रहा था। तभी आदित्य और रिया भी आकर चुपचाप बैठ गए। रिया ने कहा, माँ के बिना घर अच्छा नहीं लगता है ना भाई? रहती है तब हम सोचते हैं, ना रहे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वे नहीं होती तब जो करना चाहते हैं वह भी करने की इच्छा नहीं करती। पूरा घर कितना खाली खाली लग रहा है। हम वास्तव में माँ के बिना कुछ भी नहीं है। कहते कहते रिया की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य भी अपने आंखें पोंछ रहा था। मेरा चश्मा धुंधला हो गया था और गले में कुछ अटकने से सीना भारी हो रहा था। कितनी ही बातों के लिए मैं उसे डांटा करता था, बात बात पर उसे नीचा दिखाता था, बच्चों की तरह दाढ़ी करता था, लेकिन उन सब की हर जरूरत का अकेले ही तो वह ध्यान रखती थी। मेरा स्वस्थ शरीर, साफ सुथरे कपड़े, ये सब तभी संभव थे जब वह इन सब का ध्यान रखती थी। सारी रात नींद नहीं आई। बालकनी में बैठा रहा। पहले यहाँ बैठने पर मन अच्छा लगता था, अब सब बुरा लग रहा है। पौधे सूख गए हैं, पूरी बालकनी कपड़ों के ढेर से भरी पड़ी है, जिसे जब जिसकी जरूरत होती है बालकनी से ही उठाकर ले जाता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। अगले दिन दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मेरे एक दूर के रिश्तेदार का फोन आया। अरे संजय भैया, निरुपमा भाभी आश्रम में प्रसाद क्यों खा रही है और उसने मुझे देखकर पहचाना भी नहीं। क्या हुआ है, तुम लोग कहाँ हो? क्या कहा? नीरू को देखा है? कौन सा आश्रम, कहाँ? अभी बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। मेरी बात सुनकर आदित्य और रिया नींद से उठकर भागे भागे आए। माँ मिल गई, चलो अभी चलकर ले आते हैं। सबकी आंखों और चेहरों पर एक अजीब सी खुशी की चमक थी। मैंने दफ्तर फोन करके कहा, आज नहीं आऊंगा। लेकिन सर, आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है। उससे भी जरूरी काम मेरा है। गाड़ी लेकर निकल पड़ा। 1 घंटे में नीरू मिल गई। दिल कर रहा था कि अभी जाकर उसे गले से लगा लूं। बच्चे उसके सीने से लिपट गए। सॉरी माँ, हमने आपको बहुत तकलीफ दी। हर वक्त ताने मारते थे, आपको लेकर शर्मिंदा होते थे। हमें माफ कर दीजिए माँ। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा कोई वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस झूठी दुनिया में हम आपको बेमेल समझते थे, असल में वह दुनिया हमारे लायक ही नहीं है। आपने हमें हर जगह के काबिल बनाया है और ऐसा करने में आपने खुद को ही खो दिया। घर लौट चलो माँ, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। निरुपमा ने कहा, मैंने अपने जीवन के इतने सारे साल तुम लोगों को दे दिए और बदले में तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर भी हमेशा शिकायतें ही करते रहे। मेरी कोई शिकायत नहीं थी। तुम लोगों को काबिल बनाने के लिए, तुम लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए, तुम्हारे घर को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने खुद को कभी समय ही नहीं दिया, अपनी कोई परवाह ही नहीं की। इसलिए मैं तुम लोगों के साथ बेमेल थी। तुम लोगों का वो परफेक्ट घर मेरे साथ नहीं फपता। 5 दिनों में ही समझ आ गया। और इतने सालों तक मैंने जो कुछ किया वह कभी किसी की आंखों में नहीं आया। हम सब अपराधी की तरह उनकी बात सुन रहे थे। मैंने निरुपमा के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अब समझ गया हूँ नीरू। दीवार पर किया गया वह नीला पेंट कभी मेरा घर नहीं था। घर में रखा हुआ पलंग या सोफा भी नहीं, कैबिनेट वाली रसोई भी नहीं, महंगे विदेशी शोपीस कभी मेरा घर नहीं हो सकते। वे घर थोड़ी है,
घर तो तुम में था, तुम ही मेरा घर थी। तुम्हारे होने से ही ईंट पत्थर की दीवारें घर बनती थी। मैं समझ गया हूँ नीरू, घर से नारी नहीं होती, नारी से ही घर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी कहानी? मैं जानती हूँ कि इस लिखावट को लेकर कई लोगों के मन में मतभेद हो सकते हैं। क्या सिर्फ घर को संभालने के लिए घर की बहू या माँ की जरूरत होती है? काम करने वाले लोग भी तो ये कर सकते हैं। क्या वे इंसान नहीं है? मैं नहीं जानती कि मैं माँ या घर की स्त्री की जरूरत और उसकी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझ पाऊंगी या नहीं। इस छोटी सी कहानी में मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि एक घर को सुंदर बनाए रखने के लिए लड़कियां कितनी लगातार मेहनत करती हैं। यह काम इतना आम हो जाता है कि अलग से किसी की नजर में ही नहीं आता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़े रहने की आशा करूंगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।